नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम 2022। एग्जाम डेट 15 एंड 16 अक्टूबर को ध्यान में रखते हुए 15 दिन के लिए 15 मॉडल पेपर के हिसाब से आज जो है मॉडल पेपर 4 है, प्रैक्टिस 4 है। पूरा 100 क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे और आप लोग क्वेश्चन के आंसर जरूर करते चलें। जिस भी क्वेश्चन के आपको आंसर पता हो क्वेश्चन नंबर डाल करके ऑप्शन जो राइट आंसर हो बताइए। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए आउट ऑफ 100। पेपर का लेवल ठीक है, इससे एग्जाम में पेपर का लेवल इसी के आसपास या फिर इससे थोड़ा सा आसान ही रहना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन आप थोड़ा सा अच्छी तैयारी करिए ताकि अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा अगर अच्छा भी आ गया तो भी आप एक अच्छा स्कोर करके ही आएंगे, हमें पूरी उम्मीद है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? गुरु अर्जुन देव ने। थोड़ा सा केवल सुन लीजिए इनके बारे में। गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के विरुद्ध, जहांगीर का शासनकाल था, जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में उसके पुत्र खुसरो को अपना सहयोग दिया था। और बाद में फिर आप देखेंगे कि जहांगीर ने इसे जो है अपना अपमान समझा, अपने आत्मसम्मान के विरुद्ध समझा और गुरु अर्जुन देव की हत्या भी करवा दी थी। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? एक हमने आप सभी को बताया था, दीनार और रूपक क्रमशः सोने और चांदी के सिक्के गुप्त काल में चलते थे। और यहाँ पर देखिए मध्यकालीन शासक जिसने उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका चलाया था, कौन था वो? इल्तुतमिश, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? स्कंदगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 4, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे? मक्खलीपुत्र गोसाल। मक्खल यहाँ बीच में अगर ऐसे भी लिखाएगा मक्खलीपुत्र गोसाल तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो मक्खलीपुत्र गोसाल जो है पहले महावीर के शिष्य थे, बाद में जो है इन्होंने महावीर का साथ छोड़ करके आजीवक नामक एक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? आपको अगर आंसर पता हो प्लीज़ कमेंट करते चलें और वीडियो को जितना हो सके आप लोग लाइक और शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिएगा। करंट अफेयर की हमने एक पीडीएफ, बहुत ही अच्छी पीडीएफ है, आप बाकी कहीं से भी आप पढ़िए करंट अफेयर आप वो पीडीएफ जरूर देख लीजिएगा। अगर आपने अभी तक डाउनलोड न किया हो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप अभी जा करके कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल नीचे आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको वहीं पर मिल जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? इसमें से हड़प्पा, बाकी कालीबंगा, लोथल और आलमगीरपुर ये तीनों जो है भारत में है। और ध्यान दीजिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी जो सैंधव स्थल है उसी का नाम है आलमगीरपुर, हिंड नदी के किनारे मेरठ जिले में स्थित है। 6, निम्न में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? किसने कहा था ऐसा? जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 7, 1919 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा 1919 का जो अधिनियम था उसके द्वारा क्या किया गया था? इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, याद रखिएगा। 1909 वाला मार्लेमिंटो सुधार, 1919 वाला मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और इसी की समीक्षा के लिए शामन कमीशन भारत में आता है 1928 में। याद रहेंगे आपको इतने सारे फैक्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर पहले देख लीजिए आप, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया 1919 में, ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का। और इसमें आप देखेंगे प्रांतों में द्वैध शासन था, प्रांतों में द्वैध शासन था। और 1935 में क्या किया गया था? प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई, याद रहेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसके बाद निम्न में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। इसी को कम्युनल अवार्ड भी बोला जाता है। अगर आपसे ऐसे प्रश्न पूछ ले, कम्युनल अवार्ड, ठीक है, यानी पहले धर्म के आधार पर फिर बाद में जाति के आधार पर बांटने का प्रयास किया गया। और आप देखेंगे इसी के बाद जो है माफी चाहूँगा, इसी के बाद जो है महात्मा गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में जो है पूना पैक्ट होता है 1932 ईस्वी में, ठीक है। क्वेश्चन को अगर आप कोरिलेट करके अगर आप या मतलब उसको आप अगर हिस्ट्री में तो ये होता है कि हिस्ट्री को आप एक स्टोरी की तरह अगर आपने पढ़ा है ना, और जियोग्राफी को अगर आपने मैप से पढ़ा है तो ये दोनों कभी भूलेंगे नहीं आपको।
जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, डेट जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था हंटर कमीशन, हंटर। बी, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? 1905 में बंग भंग आंदोलन चला था बंगाल विभाजन के विरोध में। तो बंग भंग के बाद कौन सा स्वदेशी आंदोलन चला था? याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चला था 1934 तक। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में 8 अगस्त 1942 को घोषणा की गई थी, 9 अगस्त 1942 से प्रारंभ हो गया था बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से। इसी आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में, गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। और इसी आंदोलन में 0 आवर के तहत जो है अगले ही दिन आंदोलन के तुरंत जो है सभी प्रमुख नेताओं को, जिसमें महात्मा गांधी जी भी शामिल होते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग 3/4, आप सभी जानते हैं, इसमें बताने की कोई बात है ही नहीं, सबसे आसान क्वेश्चन। लगभग जो है 70.2% पर पानी है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? यूरोप महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तान बहुत ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में। लातूर किस प्रांत में है? लातूर क्षेत्र महाराष्ट्र में है। यहाँ पर बेसिकली हुआ था क्या कि एक बहुत बड़ा भूकंप आया था 1993 में। ठीक है। महाराष्ट्र में पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो मध्य हिमालय के अंतर्गत पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। और इसी तरह से आप देखेंगे धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में, नेपाल में महाभारत श्रेणी पाई जाती है, मसूरी में श्रेणी है, कुमायूं श्रेणी है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी। 2011 में देश के निम्न राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम किस राज्य में थी? बिहार में। और बिहार में जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 16, लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का 912, देश का 943। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 16, 1991 में उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे। और उन्होंने जो है LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत के आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी या फिर इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है, इसके मुख्य रूप से ये संबंधित है, किन क्षेत्रों से संबंधित है? नीचे यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए एक बार पहले। ठीक है, ये ऑप्शन है। तो जो प्रच्छन्न या फिर छिपी हुई बेरोजगारी होती है कृषि क्षेत्र में होती है, इसके अलावा शहरी क्षेत्र में होती है, माफी चाहूँगा, ग्रामीण क्षेत्र में होती है। तो यहाँ पर 1 और 2 जो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, इन दोनों में छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी नहीं पाई जाती है। 17 का डी है यहाँ पर, 1 और 2 यहाँ पर सही होगा, कृषि क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्न में से किस उत्पाद को हरित स्वर्ण ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? मैं देखिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता रहा हूँ। अगर आपको आंसर पता हो तो आप बताते चलिए। बैंकों के नकद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव होता है। SLR और CRR बैंक अपने पास रखते हैं, SLR बैंकों को RBI के पास रखना होता है। अगर इसमें बढ़ोतरी कर देंगे तो बैंकों की साख दर घट जाती है, मतलब लोन देने की क्षमता घट जाती है। अगर इसमें कमी कर देंगे तो बैंकों की लोन देने की, कर्ज देने की क्षमता, यानी उनकी साख क्षमता बढ़ जाती है, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, क्रेडिट क्षमता जो होती है, वैल्यू नहीं, क्रेडिट क्षमता। इसी तरह से बैंक दर होते हैं, उनमें बढ़ोतरी करने से क्या होता है, रेपो रेट बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा, बैंक भी अपना दर बढ़ा देंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, फिर जो लोन होंगे महंगे हो जाएंगे। तो ये सभी जो RBI होता है, एक तरह से जो मौद्रिक नीति के माध्यम से या अन्य जो उनके उपाय होते हैं, महंगाई को काबू करना है किस प्रकार से। तो यहाँ पर याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 का डी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त सभी बैंकों के नकद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव होता है बैंकों की आय में वृद्धि। कैसे? अब CRR है जो बैंकों को अपने पास रिजर्व रखना होता है, अगर उसको कम कर देगा RBI,
मान लीजिए अभी उनके पास 100 रुपये है, 100 में से उनको 4 रुपये रखना था CRR के रूप में। मान लीजिए अभी इनको केवल 3.5 रुपये रखना होगा, तो पहले इनके पास 96 रुपये था अवेलेबल, अब इनके पास 96.5 रुपये हो जाएगा बैंकों के पास। तो बैंकों की आय में वृद्धि होगी, बैंकों के द्वारा प्रतिभूतियों की मांग में वृद्धि होगी, क्योंकि उनके पास पैसे बढ़ जाएंगे। बैंकों में साख प्रसार के लिए अधिक धन की उपलब्धि, साख मतलब होता है कि लोन देने की क्षमता, उसमें वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? जनता द्वारा माफी चाहूंगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से, GDP से। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। 1981 में डॉक्टर या प्रोफेसर राज कृष्णा ने हिंदू वृद्धि दर विकास की जो संकल्पना थी उसको दिया गया था, और इनका मानना था कि भारतीय अर्थव्यवस्था उस समय निम्न आर्थिक समृद्धि के संतुलन जाल में उलझ कर रह गई है, जो 3.5% प्रतिवर्ष की समृद्धि दर थी उस समय। तो अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित ये जो कह सकते हैं जो ये परिवर्तन हो रहा था, ये हिंदू जीवन शैली की ही समान थी। तो फिर प्रोफेसर राज कृष्णा ने इसी को जो है हिंदू समृद्धि दर के रूप में, या एक वर्ड उन्होंने, एक लाइन उन्होंने यूज किया था उस समय वहाँ पर, तो इसको याद रखिएगा आप सभी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद GDP से संबंधित है। पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? पंचायत के पंचों द्वारा राष्ट्रपति को निम्नलिखित आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन पर, वैसे यहाँ पर मेरे हिसाब से D होना चाहिए था। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा सा आप लोग बताइएगा प्लीज, इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। 24, निम्न मौलिक अधिकारों में से कौन सा केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है? अवसर की समानता। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे अनुच्छेद 21 जो है जीवन जीने का अधिकार, ये एक ऐसा मूल अधिकार है जो कि विदेशियों को भी प्राप्त होता है। 25, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का क्रम उसी क्रम में उल्लेख किया गया, आपको ये बताना है। तो अगर हम भारत का संविधान अगर पूरा पढ़ेंगे ध्यान से, तो क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, मतलब 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो 3 प्रकार का न्याय। इसके बाद स्वतंत्रता, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में। समानता की बात कर लें तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 प्रकार की समानता। और इसके बाद है भ्रातृत्व, जो कि हमने बिल्कुल शुरुआत में ही पढ़ा प्रस्तावना में। और फिर आगे अगर प्रस्तावना पढ़ेंगे अगर हम लोग, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, बाकी उसके आगे जो हिंदी वाला संवत है और शुक्ल सप्तमी मार्गशीर्ष की, तो उस दिन क्या किया गया था, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। तो अगर देखेंगे तो भ्रातृत्व यहाँ पर 1 प्रकार का है, बंधुत्व, समानता 2 हो गई, प्रतिष्ठा और अवसर 5 हो गए, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना 3 हो गए, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 25 का क्वेश्चन नंबर 26, ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है? हाइड्रोजन, भविष्य का ईंधन। ठीक है, विकल्प के रूप में पूछा है। निम्न में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए और विटामिन सी का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, बाकी प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन इनका जो है निर्माण हमारे शरीर में होता है। विटामिन ए और विटामिन सी का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, याद रखिएगा इसको। विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील होते हैं, बाकी के विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। निम्न में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? 28, भेड़।
भेड़ जो है इसका जो सबसे पहला क्लोन बनाया गया था और उसका नाम रखा गया था डॉली। क्वेश्चन नंबर 29, दूध का औसत पीएच मान होता है 6.4 से लेकर के 6.8 तक। तो अगर यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो बी वाला हो जाएगा, 6.4 से लेकर के 6.8 तक। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? बहुत आसान प्रश्न है, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था, नॉर्थ, उत्तर की दिशा में। 31 देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन, अगर आपको हमारी ट्रिक याद आ गई होगी, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, सभी भिन्नों के अंश और हर में एक एक का अंतर है। तो इस स्थिति में क्या होगा, जिसका अंश और हर सबसे छोटा वह भिन्न सबसे छोटा, और जिसका अंश और हर सबसे बड़ा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी भिन्न यहाँ पर 5/6 और सबसे छोटी भिन्न यहाँ पर 2/3। माइनस कर लीजिए, 6 हो गया यहाँ पर, 5 - 4 1/6। 1 सेकेंड का क्वेश्चन था। दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर है 24 और उनके वर्गों का योगफल है यहाँ पर 52। संख्याओं का योगफल x + y, तो आप क्या करिए, स्क्वायर करके x + y, x² + y² + 2xy पूरा हल करिए और फिर दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए। कर लेंगे आप सभी लोग, बहुत आसान क्वेश्चन, मैं पूरा हल करूंगा तो फिर समय बहुत लग जाएगा। ठीक है, मैं केवल यहाँ पे आपको आंसर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आंसर होगा 10, बी। 33 बहुत आसान क्वेश्चन है, a + b a - b, 64 - 2 दूनी 4, 15 चौके 60, और ये करड़ी यहाँ पर है, 4 + 2 आ जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। 34 देख लीजिए। इसके बाद एक कॉलेज के 3 समूहों G1 G2 और G3 में छात्रों की संख्या क्रमशः 20, 40 और 60। समूहों G1 G2 और G3 द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक क्रमशः 50%, 60% और 70% है। कॉलेज के सभी छात्रों के औसत अंक कितने हैं? तो यहाँ पर जो संख्या दी गई है और बाद में जो है औसत अंक जो है मिले हैं क्रमशः इतना। कैसे करेंगे इसको? ये देखिए संख्या है, छात्रों की संख्या है, एक कॉलेज के 3 समूहों में छात्रों की संख्या है क्रमशः, और ये G1 G2 G3 द्वारा जो प्राप्त किए गए औसत अंक क्रमशः है। तो अगर हमें यहाँ पर निकालना हो कि G1 के कुल अंक कितने हो जाएंगे, जीवन के कुल कितने अंक हो जाएंगे, तो ये संख्या हो गया छात्रों का पर समूह के हिसाब से, और यहाँ पर औसत कितना है 50%, यहाँ पर 50 से कर देंगे मल्टीप्लाई, कितना मिला आपको यहाँ पर 1000। ऐसे यहाँ पर G2 का निकाल लेंगे, तो G2 के लिए क्या करेंगे हम लोग 40 × 60 कर देंगे, कितना आ जाएगा 2400 आ जाएगा। और G3 का कितना आ जाएगा, यहाँ पर G3 के लिए कर देंगे हम लोग 60 × 70 मतलब 4200। फिर क्या करेंगे आगे हम लोग, ये पूरा जोड़ देंगे, ये 4200, 1000 और 2400 पूरा जोड़ देंगे हम लोग यहाँ पर। तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा 7600 आ जाएगा, 7600 आ जाएगा। और हमें निकालना है औसत, तो कुल छात्र कितने हैं 20, 40, 60, कितना आ जाएगा जोड़ने पर 120 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो समूह है ना, समूह में कितना प्रतिशत अंक मिल रहा है, और जो छात्रों की संख्या है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, जो अंक है टोटल नंबर है, और टोटल नंबर में हम टोटल छात्रों की संख्या से भाग दे देंगे, तो हमें यहाँ पर कॉलेज के सभी छात्रों के औसत अंक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रश्न बहुत आसान, अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। 63% यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 35 ए परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38% है। यदि अधिकतम अंक 750 है तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? इससे आसान प्रश्न नहीं होगा, इसी का 38% कर दीजिए, और ये पूरा आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा 285, ए वाला करेक्ट आंसर। 36 देखिए, इसके बाद जयद्रथ वध किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ होगा विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प होगा। हंस का क्या होगा स्त्रीलिंग? हंसिनी, ए। 39 निम्न में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। तो यहां पर पहला वाला सही है, कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं। ठीक है, अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है, पहली बात तो अनेकों नहीं होता है, और कृष्ण जी के अनेक नाम होना चाहिए था, बाकी तीनों सही है। तो यहाँ पे आपसे पूछा अशुद्ध वाक्य, वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है? वृषभानुजा राधा का समानार्थी है, राधा। ठीक है, इनके पिताजी का नाम क्या था? वृषभ, और उनकी अनुजा, अनुजा मतलब पुत्री हो गई,
तो आप संधि विच्छेद करके देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर गद्यांश है, मैं गद्यांश नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। गद्यांश आप देख लीजिएगा 41 देखिए यहाँ पर, हाउ डिड द प्री हिस्टोरिक मैन कम्युनिकेट, यानी प्राग ऐतिहासिक काल के जो मनुष्य थे कैसे बात करते थे आपस में। थ्रू साउंड गद्यांश के हिसाब से। फाइंड आउट द पार्ट विच हैज एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, दे इनवाइटेड जया एंड आई टू द फंक्शन टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ। इसमें गलती किस में है, तो जो ए वाला पार्ट है, दे इनवाइटेड जया एंड आई, यहाँ पर होना चाहिए था मी, आई की जगह यहाँ पर मी होना चाहिए था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म उसका आना चाहिए था। वी वर वॉचिंग, क्या आएगा, न्यूज ऑन बीबीसी लास्ट इवनिंग। वी वर वॉचिंग द न्यूज, यहाँ पे द आएगा। पॉइंट आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस, आपको इसका डायरेक्ट में दिया हुआ, इसका आपका इनडायरेक्ट बनाना है। दे सेड, क्या हो जाएगा इसका, दे आस्क्ड मी, ये देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, दे आस्क्ड मी, इफ आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन वर्ड तो है नहीं, सहायक क्रिया से बना है क्वेश्चन वाक्य, तो यहाँ पे इफ या वेदर लिखेंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड होता तो हम क्वेश्चन वर्ड ही लिख देते हैं, जैसे वाट वाई कुछ होगा तो दे आस्क्ड मी, ठीक है। यहाँ पर अस है तो अस के लिए यहाँ पर मी लग जाएगा। दे आस्क्ड मी इफ आई वुड लाइक टू कम विथ देम, आई वुड लाइक टू कम विथ देम। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए इसके बाद, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन एक्टिव या पैसिव वॉइस, देन हर फेस वाज बाउड। तो क्या हो जाएगा इसका, ये आपका पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, इसका एक्टिव बनाना है। तो यहां पर हो जाएगा देन सी बाउड हर फेस, ठीक है। सभी को समझ में आ गया कैसे बना, यहाँ पर पैसिव से एक्टिव। यहाँ पर देखिए 25 मई 1666 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो यहाँ पर हम लोग विषम दिनों की संख्या निकालेंगे और उसके बाद वहाँ से इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर राइट आंसर आप देख लीजिए 46 का यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर ए, मंगलवार। फिर यहाँ देखिए 47 में क्या है, कथन और कारण दिया गया है, कार्यवाही कारण दिया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारियों ने हड़ताल रद्द कर दी जो कि निजीकरण के खिलाफ थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए क्योंकि निजीकरण से उनकी जॉब को खतरा था। कथन और कारण है, तो यहाँ पर सी सही है। कथन ए और बी दोनों कथन किसी स्वतंत्र कारण के परिणाम है। 48 उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। सुई टाका चाकू से काटा जाता है। 49 देखिए एक श्रृंखला दी गई है, उपरोक्त श्रृंखला पर विचार करें। यदि बाद के अर्ध भाग को, मतलब आधा भाग जो बाद वाला है उसको आप उल्टा कर दीजिए, इधर का उधर और उधर का इधर कर दीजिए, तो उन चिन्हों की संख्या जो किसी अक्षर के बाद और किसी अंक से पहले होगी वह है। चिन्हों की संख्या बताना है जो किसी अक्षर के बाद और किसी अंक से पहले, मतलब किसी अक्षर अल्फ़ाबेट के बाद आना चाहिए, कोई भी चिन्ह ऐसा हो और उसकी जस्ट बाद क्या हो, अंक होना चाहिए, यानी किसी अंक से पहले होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए केवल एक मिलेगा आपको, जो ये वाला स्टार्टिंग में देखिए आर यहाँ पर है, ये आपका चिन्ह हो गया, ये आपका अंक हो गया। इसके पहले ये अल्फ़ाबेट है और इसके बाद जो अक्षर है, ये बाद वाला अगर आप पलट भी देंगे ना तब भी कोई भी ऐसा अंक, कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं मिलेगा आपको। करके देख लीजिएगा आप सभी। 49 का डी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं, सभी पंखुड़ियाँ पीली हैं। सभी पंखुड़ियाँ फूल है, ये यहाँ पे फूल कर दीजिए आप। सभी पंखुड़ियाँ पीली हैं, ये पंखुड़ी थी और सभी पंखुड़ी को पीला कर दीजिए, ये पीला हो गया। सभी पीले फूल हैं, सभी पीले फूल कर दीजिए यहाँ पर। सभी पीले फूल हैं और सभी पंखुड़ियाँ भी फूल हैं। मतलब ध्यान से देखिएगा आप, जो ये वाला लाइन है, जो ये वाला है, इसको आप पूरा ऐसे कर दीजिए, पीला को इसके अंदर कर दीजिए। अब यहाँ पर हमें आंसर देना है। सभी फूल पीले हैं, गलत हो जाएगा। सभी पीले पंखुड़ियाँ हैं, पंखुड़ियाँ यहाँ पे अंदर हैं, सभी पंखुड़ियाँ पीले हैं, ना कि सभी पीले पंखुड़ियाँ हैं, ये दोनों ही गलत यहाँ पर है। तो यहाँ पर कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 51,
द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? युवराज सिंह। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। निम्न गैसों में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑक्सीजन। चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है, तो भारत का जो मैनचेस्टर है अहमदाबाद को कहा जाता है, और उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, और दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। तीनों ही आप याद रखिएगा। दुनिया का सबसे छोटा देश है। इटली के अंदर एक भूमि आबद्ध देश है वेटिकन सिटी। श्री रामनाथ कोविंद भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति थे? अब तो है नहीं, अब तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो 57 का राइट आंसर बताइए आप सभी, अगर आपको पता हो तो। 14वें राष्ट्रपति थे, तो द्रौपदी मुर्मू जी 15वें हो जाएंगे। याद रखिएगा, 15वें राष्ट्रपति। और दूसरी महिला राष्ट्रपति भारत की, पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में। सिम्बैक्स नौसैन्य अभियान में शामिल थे। देखिए करंट अफेयर वाला जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा, थोड़ा सा ये करंट अफेयर आपको जो पीडीएफ हमने दी है टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। करंट अफेयर वाला हम जो पार्ट है उसको हम स्किप करेंगे, तो एक बार केवल आंसर बार देख लीजिए बस। यहाँ पर 59 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, भारत और सिंगापुर सिम्बैक्स में। और क्वेश्चन नंबर 60, इसका राइट आंसर यहाँ पर 1 और 2 है, ठीक है। बाकी ये 2020 का है, इसे छोड़ दीजिए बल्कि, और इसको भी आप रहने दीजिए। पासेक्स नौसैन्य अभ्यास में भारत के साथ हिस्सा लेने वाले देश हैं 62। अगर देखेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, ये चारों ही देश हैं। ये भी पुराना क्वेश्चन है। करंट अफेयर वाला जो हमने पीडीएफ आपको दिया है वही पीडीएफ आप देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। मोरक्को ने इजरायल के साथ हाल ही में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए जाने की घोषणा की है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं। 46वें G7 शिखर सम्मेलन, अब तो उसके बाद वाला भी G7 शिखर सम्मेलन हो चुका है। और कहाँ पे हुआ है G7 शिखर सम्मेलन? अगर आप लोग बता सकते हैं तो बताइए, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और जो 46वां हुआ था 2021 में लंदन में हुआ था। इसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया गया था मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने के लिए। 66 देखिए यहाँ पर, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हाल ही में स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन SA का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। यह परीक्षण निम्न में से किस विमान से किया गया था? हॉक। 67 वर्ष 2021 में अभी एक आप देखेंगे जो किस क्रम का है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख जी को मिला है। हालांकि बहुत ज़्यादा लेटेस्ट आपसे नहीं पूछना चाहिए, 15 सितंबर तक का पूछना चाहिए अधिकतम। वर्ष 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र विदेशी थे शिंजो आबे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा स्वदेशी तेजस मार्क 2 मल्टी रोड कॉम्बैट जेट को कब लॉन्च करने की योजना बनाई है? 2022 में, जो कि आपका चल रहा है। फरवरी 2021 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये करंट वाला आप देख लीजिएगा, राम सेवक शर्मा इसमें हो जाएंगे। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को, और 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। इसके बाद यहाँ पर देखिए हिंदी का गद्यांश है और हम डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 71 पूंजीवादी समाज में लेखक और पाठक के बीच क्या आ गया है गद्यांश के हिसाब से? बाजार। पुराने समाज में कला की सुरक्षा का दायित्व किसका था? समाज का था। कला क्षेत्र का संकुचन का आशय है कला का दायरा सीमित होना। अजनबीपन का आशय है 74 एकाकीपन।
गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है कला में पूंजीवाद। दूसरा गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा, प्लीज आप रीड कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 76, ईर्ष्या का काम है जलाना। गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? ध्येय का मतलब लक्ष्य। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या की गई है? खिल्ली उड़ाई गई है। अपव्यय का क्या अर्थ होता है? फिजूल खर्च। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक ईर्ष्या। इसके बाद यहाँ पर देखिए तालिका दिया गया है, 6 वर्षों में 3 राज्यों के चावल का उत्पादन मिलियन टन में। और क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, वर्ष 2014 की तुलना में 2016 में राज्य बी में चावल के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? बी का देखना है, मतलब 4.8 से 5.7 हो गया। कितनी वृद्धि हुई यहाँ पर? 0.9, नीचे यहाँ पर हो जाएगा 4.8, 100 से कर देंगे आप मल्टीप्लाई, 18.75%। ठीक है, ये तालिका आप लोग समझ गए ना। क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है 81। 82, यदि सभी 6 वर्षों में तीनों राज्यों के कुल उत्पादन के आंकड़ों को वृत्त आरेख पर पाई चार्ट के रूप में यानी 360 डिग्री पर दिखाना हो तो 2014 को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होगा? सभी 6 वर्षों में तीनों राज्यों के कुल मिलाकर के यहाँ पर पूछा गया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबको हमें ऐड करना पड़ेगा, मतलब ये पूरा सबको ऐड करना पड़ेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर बढ़ जाएगा। सबको यहाँ पर ऐड कर लेंगे, टोटल यहाँ पर ऐड करने पर कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। और आपसे यहाँ पर पूछा गया है 2014 के लिए कितना त्रिज्यखंड होगा, तो 2014 का ये जोड़ने पर कितना मिलेगा? 17.4 मिलेगा। तो 17.4 जो है ये 100 टोटल हो गया, 17.4 ये केवल 2014 का हो गया। तो 2014 का 17.4 है 100 पर तालिका के हिसाब से। तो पाई चार्ट पे अगर देखना होगा मतलब 360 पे देखेंगे, तो 360 पे देखेंगे 17.4 को और यहाँ पर 100 से कर देंगे डिवाइड। तो ये जो आपको मिलेगा यहाँ पर आंसर, वो त्रिज्यखंड हो जाएगा 17.4 डिग्री के संगत। तो ये पूरा हल करने पर आपको मिल जाएगा 63 डिग्री के लगभग। ठीक है, क्वेश्चन आप सभी समझ गए होंगे, 63 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, सभी वर्षों में राज्य ए में चावल का औसत उत्पादन। ये पूरा आप जोड़िए, ये पूरा, और 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, आपका आंसर मिल जाएगा। मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको पूरा करना है कैलकुलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, 6 मिलियन टन प्रति वर्ष, 6 आएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 84, सभी 3 राज्यों में चावल के वर्ष 2014 और 2016 में हुए उत्पादन का अनुपात क्या होगा? अभी हम लोगों ने जोड़ा था ना, तो ये हमने जोड़ा था पूरा, और हमने ये भी जोड़ा था। ये कितना आया था? 17.4 आया था। और 2016 वाला कितना जोड़ा था हमने? कितना आया था? 20 आया था। इन दोनों का अनुपात जो अभी आपने ऐड किया था सबको, ठीक है, तो ऐड करने से देखिए यही फ़ायदा होता है, फिर आपको आगे वाले क्वेश्चन में भी वहाँ से डाटा मिल जाता है। तो यहाँ पर 84 का राइट आंसर देख लीजिए आप, डी हो जाएगा, 87:100। और 85 देखिए, राज्य सी में वर्ष 2016 में 2014 से चावल उत्पादन कितने प्रतिशत अधिक वृद्धि हुई? 2016 में है, 2016 में 2014 से सी के लिए, तो 14 से 16 में 6.4 से 7.4, मतलब यहाँ पर 1 की वृद्धि हुई। नीचे यहाँ पर 6.4 और यहाँ पर आप 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 15.62%। 15.62%। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? ए हो जाएगा। दूसरी तालिका ध्यान से देखिए, 2001 से 2005 तक कॉलेज में XYZ 2 विषयों की परीक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या और उपस्थित विद्यार्थियों में से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत दर्शाया गया है। कितने विद्यार्थी उपस्थित और उसमें भी कितने उत्तीर्ण? चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 86, 2002 और 2003 में मिलाकर अर्थशास्त्र में कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की औसत संख्या। 2002 और 2003 में अर्थशास्त्र में, ये अर्थशास्त्र हो गया,
ये उपस्थित छात्रों की संख्या और ये उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। आपको बताना है अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की औसत संख्या। तो 2002 में अगर देखेंगे तो यहाँ पर 3800 टोटल विद्यार्थी हैं और यहाँ पर आपको निकालना है अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण मतलब 45%, उत्तीर्ण तो अनुत्तीर्ण मतलब 55% यहाँ पर हो गया। 2004 का 2002 हो गया। इसके बाद 2003 का देख लीजिए, 2600 टोटल यहाँ पर है। ये आपका है उत्तीर्ण प्रतिशत 60। और आपसे पूछा यहाँ पर है अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की औसत संख्या, तो अनुत्तीर्ण मतलब 40% हो जाएंगे अनुत्तीर्ण वाले, तो यहाँ पे कर देंगे आप 2600 का 40%। ये पूरा सॉल्व करके नीचे आप 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका यहाँ पर औसत निकल आएगा। ये पूरा आप प्लीज़ सॉल्व करिएगा, ऐसा नहीं कि आपने भी छोड़ दिया, ठीक है, पूरा आपको करना है कैलकुलेशन। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1565 बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, 2003 में सांख्यिकी में अनुत्तीर्ण, ये सांख्यिकी वाला हो गया, सॉरी, सांख्यिकी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या समान वर्ष में मतलब 2003 में ही अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। 2003 वाला अभी आपने कैलकुलेट किया 2600 गुणे 40%, तो मिल गया 1040। इसी तरह से सांख्यिकी में 2003 में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, 2500 गुणे 35%, ये है उत्तीर्ण वाले, हमें निकालना यहाँ पर है अनुत्तीर्ण वाले, तो 2500 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 65/100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 1625, ठीक है। और ये हो गया आपका 1040। रेशियो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे दोनों का, नहीं रेशियो नहीं पूछा है। अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, तो 1040 को नीचे कर दीजिए आप और गुणे यहाँ पर 100 कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 156.25%, जिसके सापेक्ष पूछा है अर्थशास्त्र के सापेक्ष, तो इसको आप नीचे रख लेंगे। अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 2003 में जो है, ठीक है, 87 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा 156 सी हो जाएगा। इसी तरह से 88, 2002 से 2004 तक अर्थशास्त्र में उपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या, 2003 से 2005 तक सांख्यिकी में उपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। 2 से 4 अर्थशास्त्र में, 2 से 4 अर्थशास्त्र में, इनको आप जोड़ लीजिए, और 3 से 5 सांख्यिकी में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या 3 से 5, इनको जोड़ लीजिए। इसका रेशियो निकालना है इसके साथ, अब तो कर लेंगे ना, केवल आपको जोड़ना है, बस जोड़ करके रेशियो बता देना है। ये जोड़ने पर आएगा 11,200 और सांख्यिकी वाला जोड़ने पर आएगा 10,500, तो 11,200 रेशियो 10,500 निकालना है, तो 16 रेशियो 15 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, 2002 में सांख्यिकी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या, 2005 में अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है। 2 में सांख्यिकी और 5 में अर्थशास्त्र। कर लेंगे आप सभी प्लीज। 2 में सांख्यिकी में उत्तीर्ण, ये 2 हो गया सांख्यिकी, ये वाला सांख्यिकी, ये वाला अर्थशास्त्र है। सांख्यिकी में उत्तीर्ण तो 2700 गुणे 55%, ये उत्तीर्ण है, और अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण लेना है 2005 वाला, मतलब 2200 का अनुत्तीर्ण निकालना है, तो ये 50 है उत्तीर्ण, तो यहाँ पर अनुत्तीर्ण भी 50% हो जाएंगे, ठीक है, दोनों का डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 89, आंसर देख लीजिए, बाकी क्वेश्चन आपको पूरा करना है, बल्कि वीडियो का पॉज करके क्वेश्चन पूरा करिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है हमारा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 385 89 का। 90 वर्ष 2001 से 2004 तक अर्थशास्त्र में उपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या, 1 से 4 तक अर्थशास्त्र में उपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या, ये उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या हो गई, इसको जोड़ लीजिए और 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर कर लेंगे आप प्लीज़, ठीक है। तो क्वेश्चन हम आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, केवल यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लगभग 1.5 पौने 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर ग्राफ है, बार चार्ट है, अलग अलग ग्राहक सेवा अधिकारी द्वारा सोमवार को पढ़े और न पढ़े गए मेल की संख्या दर्शाता है। जो ये ब्लैंक वाला है ये पढ़े हुए मेल, और ये जो क्रॉस वाला है न पढ़े गए मेल हैं। चार्ट का अध्ययन कीजिए।
नोट, कुल प्राप्त मेल पढ़े हुए मेल प्लस न पढ़े हुए मेल। सोमवार को प्राप्त मेल किसी भी अन्य दिन प्राप्त मेल के लिए प्रासंगिक नहीं है। ए और बी द्वारा मिलाकर पढ़े गए मेल का सी और डी द्वारा मिलाकर न पढ़े गए मेल से अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन तो बहुत आसान है। ए और बी द्वारा पढ़े गए मेल मतलब ये और ये जो खाली स्थान वाला है, इनको आप देख लीजिए, यहाँ से दोनों को जोड़ लीजिए, और सी और डी में ये वाला जो क्रॉस वाला है, इन दोनों को जोड़ लीजिए और अनुपात निकाल लीजिए। कर लेंगे आप सभी। एग्जाम में बिल्कुल आपको क्लियर दिखेगा कि ये कितना पे है, ये कितने पे है। ठीक है, कन्फ्यूज आप मत होइएगा यहाँ पर। तो 7:9 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, ई द्वारा प्राप्त कुल मेल। ई द्वारा, यहाँ पर ई कहाँ पर है, इसमें ई नहीं है लेकिन आगे लिखा है। ए द्वारा प्राप्त कुल मेलों की तुलना में, ये जोड़ लीजिए पढ़े हुए और न पढ़े हुए मेल, और इसका आप कर लीजिए 30%। ठीक है, 3/10। तो ये आ जाएगा ई द्वारा प्राप्त कुल मेल। यदि प्राप्त कुल मेल में से न पढ़े हुए मेल का प्रतिशत सी और ई के समान है तो ई द्वारा न पढ़े हुए मेल की संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो आएगा ई द्वारा प्राप्त कुल मेल है, और प्राप्त कुल मेल में से न पढ़े हुए मेल का जो प्रतिशत है, यदि प्राप्त कुल मेल में से, ये जो प्राप्त कुल मेल होगा, मतलब थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए इसको फिर से एक बार। ये क्वेश्चन मैं पूरा करके आपको दिखा रहा हूँ 92 को। ये कितना आया पूरा, ए द्वारा पढ़े हुए कुल मेल, ये मिल गया आपको 300। ठीक है, तो ई द्वारा प्राप्त कुल मेल ए द्वारा प्राप्त कुल मेलों की तुलना में 30% अधिक है, मतलब यहाँ पर आप कर देंगे 130/100। तो ये आ गया ई द्वारा पढ़े हुए कुल मेल की संख्या, और इसको आप हल कर लेंगे पूरा तो आपको मिल जाएगा 390, मतलब ई द्वारा पढ़े हुए कुल मेल की संख्या हो गई। आगे क्या है, यदि प्राप्त कुल मेल में से, मतलब 390 में से न पढ़े हुए मेल का प्रतिशत सी और ई का समान है, न पढ़े हुए मेल का प्रतिशत सी और ई के समान है। तो अब यहाँ पर हम सी और ई का देख लेते हैं। तो सी के कुल मेलों में से न पढ़े गए मेलों का प्रतिशत, और इसी तरह से सी के न पढ़े गए मेलों का प्रतिशत और ई के न पढ़े गए मेलों का प्रतिशत उसके बराबर होगा। जैसे अगर हमने यहाँ पर ये निकाल लिया कि सी में न पढ़े हुए मेलों का प्रतिशत कितना है, तो ई के बराबर हो जाएगा। तो सी वाला हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सी के कुल मेलों में से न पढ़े गए मेलों का प्रतिशत कैसे करेंगे हम, यहाँ पर 240, ये सी वाला है, 240 यहाँ पर हो गया, और ये टोटल आप करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 450, और इसका आप कर लीजिए 100, तो ये मिल गया आपको 160/3, 160/3%। और ये जो 160/3% आपको मिला है, ये ई के न पढ़े हुए मेलों का प्रतिशत। तो अब यहाँ पर ई के न पढ़े गए मेलों की संख्या आपको निकालना है। तो क्या करेंगे आप, 390 का 160/3%, मतलब यहाँ पे सीधे सीधे नीचे आप 300 कर दीजिए, और इसको पूरा आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 208। उम्मीद करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा, मैंने पूरा आपको प्रश्न करके दिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 93, जी द्वारा, यहाँ पर जी है नहीं लेकिन आपको बी द्वारा प्राप्त कुल मेलों की तुलना में 25% अधिक है, जैसे अभी हमने 92 वाला किया, जबकि जी द्वारा न पढ़े मेल सी के न पढ़े मेल की तुलना में 25% अधिक है। यदि जी को पुरुष द्वारा भेजे गए पढ़े हुए मेल महिलाओं द्वारा भेजे हुए पढ़े गए मेल की तुलना में 78 अधिक है, तो पुरुषों द्वारा जी को भेजे गए पढ़े हुए मेल की संख्या ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन है, मैं आपको सीधे यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन हमने एक बार करके आपको दिखा दिया है 92 वाला, उसी तरह से इसको भी करना है। तो 93 में राइट आंसर हो जाएगा बी 139। इसी तरह से 94 देख लीजिए, सी द्वारा प्राप्त कुल मेल पुरुषों और महिलाओं द्वारा भेजे जाते हैं, पुरुषों द्वारा भेजे गए मेल महिलाओं द्वारा भेजे गए मेल की तुलना में 25% अधिक है, पुरुषों द्वारा भेजे गए मेल की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सी द्वारा प्राप्त पहले कुल मेल देख लीजिए, ये सी हो गया। प्राप्त कुल मेल की संख्या ऑलरेडी हमने करके दिखाया था आपको थोड़ी देर पहले, कितना आया था, 450 आया था, 450 आया था। और इस 450 में, इन 450 में जो पुरुष हैं वो जितना मेल पढ़ते हैं महिलाओं की तुलना में 25% अधिक होता है। मान लीजिए महिलाएं जो है यक्स
मेल पड़ती है। तो पुरुष जो है कितना हो जाएगा 125 बटे यहाँ पर 100 कर लीजिए। इसका 25% अधिक का मतलब क्या हुआ, इसको आप 100% के बराबर मान लीजिए। तो पुरुष कितना मेल पड़ेंगे 100%, महिला पड़ेंगे तो पुरुष पड़ेंगे 125%। यक्स अगर आपने यहाँ पर महिलाओं को माना है तो पुरुष कितना आ जाएंगे, इसी के हिसाब से 5x/4 आ जाएंगे। और यहाँ पर यक्स धन 5x/4 मतलब पुरुष और महिलाओं द्वारा पढ़ा गया कुल मेल इसी के बराबर हो जाएगा। हल कर लेंगे, यक्स मिल जाएगा, यहाँ पे यक्स का मान रख देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो। 95 ए और सी द्वारा मिलाकर प्राप्त कुल मेल बी और डी द्वारा मिलाकर प्राप्त कुल मेल से कितना अधिक या कम है। तो ए का और सी का इनको आपस में ऐड करिए, बी का और डी का इनको आपस में ऐड करिए। तो ए और सी का आपस में ऐड करने पर मिलेगा 750 और बी और डी का आपस में ऐड करने पर मिलेंगे 760। दोनों का अंतर कितना हो गया 10, यही इसमें आंसर है। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट ग्राफ देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया ग्राफ बार ग्राफ एक कंपनी की आय को दर्शाता है। बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 96 किस अंतराल में आय में निरंतर बढ़ोतरी हुई है। अगर आप देखेंगे यहाँ से आय पहले घटी, फिर यहाँ से आय बढ़ा, फिर आय बढ़ा, फिर आय बढ़ा, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा मार्च से मई तक। ये मार्च है, अप्रैल मई, जनवरी से फरवरी में घटा है, लेकिन फरवरी के बाद जो है मार्च से निरंतर आय में वृद्धि हो रही है। तो मार्च से मई तक ए। 97 किस माह में आय का पूर्व महीने की आय से अनुपात अधिकतम है। अनुपात तो मार्च महीने में आय जो है पूर्व महीना फरवरी महीने की आय से अनुपात अधिकतम है। अगर आप देखेंगे डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, बाकी आप यहाँ से भी देख लीजिएगा। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर ये सीधे कितना हो गया 9 हो गया, 4 से सीधे 9 हो जा रहा है। बाकी में आप देख लीजिएगा करके। ठीक है, यहाँ पे 4/9 आप ऐसे आप अनुपात देखना आपको है। 98 मई की आय फरवरी की आय की कितनी गुना है। मई की आय फरवरी की आय की कितनी गुना है। तो ये हो गया आपका 13 और फरवरी में कितना है 4 है, 4 की कितनी गुना है मतलब 13/4। 13/4 को डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा आपको 98 का हो जाएगा 3.25। कंपनी की औसत मासिक आय सभी को जोड़ लीजिए। यहाँ पर 7 हो गए, ये फरवरी में 4, मार्च में 9, अप्रैल में 11, मई में 13, सबको जोड़ करके 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा 8.8। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। और वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर, और इसके बाद हम लोग 11 मॉडल पेपर और करेंगे इसी तरह से प्रैक्टिस सेट। ठीक है, करंट अफेयर वाली PDF आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। कौन सा महीना कंपनी की न्यूनतम आय को प्रदर्शित करता है। फरवरी। ग्राफ देख करके ही आपको समझ में आ जा रहा होगा। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है, मिलेंगे हम लोग इसके बाद मॉडल पेपर 5 में। तो वीडियो को पूरा सुना आपने, वीडियो को आपने पूरा देखा, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।